हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पेपर जो हमारा सोशल साइंस का है उसका जो हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। जो हमने अपने चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो है अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है नदी घाटी की सभ्यताएं। तो इसमें नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी, और जिसमें हमने अपना लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। तो आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए आते हमारे आज के टॉपिक पर। जो हमें आज पढ़ना है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है ये क्या है? हमारा ग्रीक वर्ड। क्या है? ये है हमारा ग्रीक वर्ड। देखिए, देख लेते हैं जो मेसोपोटामिया शब्द है वह क्या है। ये जो मेसोपोटामिया है ये ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक। ठीक है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक जो है वर्ड है। ठीक है, क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, अब मान लीजिए एक नदी ये है, ठीक है, एक नदी ये है। अब जो बीच में ये स्थान है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसको ही कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसको ग्रीक भाषा में कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है क्या है? मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के तट पर हुआ था। अब कौन सी नदियाँ थीं? दो, देखिए, दजला और फरात। ये क्या थी? दो नदियाँ थीं हमारी। ठीक है, क्या थी? नदियाँ। अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वह किन नदियों के किनारे विकसित हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि दजला और फरात नदियों के तट पर। ठीक है, इस क्षेत्र में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। इनके सम्मिलित रूप को मेसोपोटामिया नाम दिया गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? किन नदियों के तट पर? तो दजला और फरात नदियों के तट पर विकसित हुई। ठीक है, और इस क्षेत्र में ही 3 और सभ्यताएं जो थीं वह भी विकसित हुई, और इनका जो एक सम्मिलित रूप है, इनको सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, और जो 3 सभ्यताएं और विकसित हुई उनके नाम देख लेते हैं। इन 3 सभ्यताओं के नाम इस प्रकार से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा बेबीलोनिया की सभ्यता। एक मिनट रुकिएगा। पहला क्या है हमारा? बेबीलोनिया की। ये हमारा है बेबीलोनिया की सभ्यता पहला। दूसरा है सुमेरिया की सभ्यता। तीसरा है असीरिया की सभ्यता। ठीक है, क्या है? बेबीलोनिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया है उसमें जो है हमारा ये 3 सभ्यताएं विकसित हुई। कौन सी? ये 3 सभ्यताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। अब देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे कि सामाजिक जीवन कैसा था इनका, किस तरह के समाज में रहते थे, खान पान क्या था, पहनावा क्या था, किस तरीके की चीज़ें थी। अभी हम ये सब कुछ देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित था। ठीक है, जो सामाजिक जीवन था वह 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में था? 3 वर्गों में। 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में कौन आते थे? राजा आते थे, पुरोहित आते थे और उच्च अधिकारी आते थे। ठीक है, इसके बाद था मध्य वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं। उसमें बड़े किसान थे, व्यापारी थे और कारीगर आते थे। ठीक है, और जो निम्न वर्ग था उसमें छोटे किसान, श्रमिक और गुलाम आते थे। अब आपको देख लेना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया का जो सामाजिक जीवन था वह कितने वर्गों में विभाजित था, तो आपको याद रखना है कि 3 वर्गों में। कितने में? 3 वर्गों में। 3 वर्ग। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित था। और जो हमारा जो इसमें पहला वर्ग था वह क्या था? उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में कौन आता था? राजा, पुरोहित और उच्च अधिकारी। ठीक है, मध्य वर्ग में कौन आता था? बड़े किसान आते थे, व्यापारी आते थे और कारीगर आते थे। अब निम्न वर्ग में देखिए, मध्य वर्ग में कैसे किसान? बड़े किसान। ठीक है, और निम्न वर्ग में क्या था? छोटे किसान आते थे। ठीक है, निम्न वर्ग में छोटे किसान आते थे। ठीक, चलिए सामाजिक जीवन में देखिए आपको इतना ही याद रखना है कि मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन था 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, पुरोहित और उच्च अधिकारी आते थे। मध्य वर्ग में बड़े किसान आते थे, व्यापारी आते थे और कारीगर आते थे। और निम्न वर्ग में कौन आता था? छोटे किसान, श्रमिक और गुलाम। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट। इस सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा को किस प्रकार देखा जाता था, तो उसमें आपको नोट करके ये चीज़ लिखवा दी है मैंने कि इस सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। जैसे कि कोई दूत भेजा गया है देवताओं के जरिए से धरती पर, तो इसलिए राजा को प्रतिनिधि मानते थे देवताओं का। ठीक, कि देवताओं ने इसे अपना दूत बनाकर धरती पर भेजा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन इस सभ्यता में मानव के आर्थिक जीवन देख लेते हैं। पहले हमने सामाजिक जीवन देखा, अब देखते हैं आर्थिक जीवन। इस सभ्यता में मानव का आर्थिक जीवन निम्न प्रकार था। यहाँ पर का कर लीजिएगा के की जगह पर। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर ये जो के है इसको का कर लीजिएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, ये हटा दीजिएगा। तो क्या है? इस सभ्यता में मानव का आर्थिक जीवन निम्न प्रकार था। तो देख लेते हैं पहला क्या था आर्थिक जीवन में? कृषि एवं पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, क्या था? इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि में मुख्य रूप से जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। ठीक है, तो जो इनका मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। ठीक है,
आर्थिक जीवन में पहले हमारा जो हेडिंग थी वह थी कृषि और पशुपालन। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, और कृषि में ये लोग क्या उगाते थे, बहुतायत मात्रा में जौ और गेहूं की खेती किया करते थे, और भेड़, बकरी और मवेशी को पाला जाता था। ठीक है, चलिए व्यापार देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के व्यापार में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चीनी मिट्टी, निर्यात जो चीज़ें निर्यात करते थे ये लोग, तो जो व्यापार था मेसोपोटामिया का उसमें निर्यात की जाने वाली, निर्यात का मतलब जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। ठीक है, जो कच्चा माल जैसे बाहर भेज रहे हैं, या कोई वस्तु अपनी भेज रहे हैं बाहर, ठीक है, अपने द्वारा निर्मित की गई कोई चीज़ को हम बाहर भेज रहे हैं। ये मान लीजिए हम अपने देश में कोई सामान बना रहे हैं और बाहर अगले देश को दे रहे हैं, या हम कोई और चीज़ अपने आप बना रहे हैं बेच रहे हैं उसको, ठीक है, उसको कहते हैं निर्यात करना, यानी कि बाहर भेजना। मेसोपोटामिया के व्यापार में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चीनी मिट्टी की चीज़ें, कांच, अनाज, चमड़े के उत्पाद, खाना पकाने का तेल और वस्त्र शामिल थे। ठीक है, क्या क्या था, चीनी मिट्टी की चीज़ें थीं, कांच था, अनाज था, चमड़े का उत्पाद था, खाना पकाने वाला तेल था और वस्त्र शामिल थे। और आयात की जाने वाली चीज़ों में, वस्तुओं में तांबा, हाथीदांत, मोती, सोना, चांदी आदि कीमती चीज़ें शामिल थीं। ठीक है, ये इनका व्यापार था। व्यापार में ये जो निर्यात करते थे उसमें थी चीनी मिट्टी की चीज़ें थीं, कांच था, अनाज था, चमड़े के उत्पाद थे, खाना पकाने का तेल और वस्त्र थे। और जो चीज़ें आयात होती थी उसमें क्या था, तांबा, हाथीदांत, मोती, सोना, चांदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, इस सभ्यता में धार्मिक जीवन बहुदेववादी था। बहुदेववादी मतलब किसी एक देवता या ईश्वर को नहीं मानते थे ये लोग। बहुदेव मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा किया करते थे, बहुत सारे देवताओं पर आस्था रखा करते थे। ठीक है, कई देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों में ये लोग सूर्य व चंद्रमा की पूजा करते थे। बहुदेववादी थे ये लोग, और प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते थे। ठीक, चलिए इनकी लेखन कला कैसी थी देख लेते हैं। इनकी लिपि कीलाक्षर लिपि थी। इस लिपि का विकास सुमेर में। देखिए इनकी जो लेखन कला थी, इसकी लिपि कीलाक्षर लिपि थी। कीलाक्षर लिपि का अर्थ है कि ऐसी लिपि जो देखने में कील की भांति लगती थी। ठीक है, और एक त्रिकोणीय संरचना बन जाती थी। ठीक है, कील की भांति, ऐसा लगता था कील के माध्यम से कोई त्रिकोणीय संरचना बना दी गई हो, इसीलिए इसको कीलाक्षर लिपि कहा जाता है, क्योंकि कील के प्रकार की लगती थी देखने में। इस लिपि का विकास कहाँ हुआ था, सुमेर में हुआ था। ठीक है, इस लिपि का विकास सुमेर में हुआ था। ज्ञान विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने दिन और रात का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटे में बांटा था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो थे ना, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने 24 घंटे का दिन बनाया। किस प्रकार से, दिन और रात का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट का विभाजन सबसे पहले उन्होंने किया। ठीक है, किसने किया, मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले इसका विभाजन किया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक नोट कि जिगुरत किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिगुरत किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं क्या है जिगुरत। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नगर संरक्षक देवता हेतु नगर के पवित्र क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता था, जिसे जिगुरत कहा जाता था। क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नगर के संरक्षक देवता हेतु, ठीक, नगर का जो सबसे पवित्र क्षेत्र था उसमें एक मंदिर का निर्माण कराया जाता था। जो मंदिर बनवाया जाता था उस मंदिर को ही जिगुरत कहते थे। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं इसी में हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी के कानून संग्रह को विधि संहिता कहा जाता है। ठीक है। सन 1902 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता को सूसा, ईरान के उत्खनन में हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई। अब सूसा क्या है? ईरान को कहते थे सूसा। ठीक है, सूसा यानी कि ईरान एक जगह है। तो जो ये है सूसा, ठीक है, सूसा क्या था? ईरान का एक शहर था प्राचीन समय में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिस समय वर्णन किया जाता है, जिस काल का, उस समय पे सूसा नाम का एक शहर था। कहाँ था? जो ईरान में था। तो उसी के बारे में का उत्खनन किया गया। उत्खनन मतलब उत्खनन क्या होता है? खुदाई। ठीक है, खुदाई की गई सूसा नामक स्थान की। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई। सॉरी। जो बेबीलोन के प्रसिद्ध मंदिर मार्दुक के 8 फुट ऊंचे गोल बेलनाकार पत्थर पर खुदी हुई थी। ठीक है, यह विधि संहिता आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो हम्मुराबी की विधि संहिता क्या है? हम्मुराबी के कानून संग्रह को विधि संहिता कहा जाता है। सन 1902 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता को सूसा, ईरान का शहर यानी कि सूसा, ईरान के उत्खनन में हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई थी, जो बेबीलोन के प्रसिद्ध मंदिर मार्दुक के 8 फुट ऊंचे गोल बेलनाकार पत्थर पर खुदी हुई थी। यह विधि संहिता आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए, जो ये हम्मुराबी की विधि संहिता थी ना, ये बेबीलोन का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसका नाम था मार्दुक। वहाँ के जो 8 फुट ऊंचे और गोल और बेलनाकार एक पत्थर था, वहीं पर मार्दुक जो मंदिर था वहाँ पर एक पत्थर था, उसकी ऊंचाई थी 8 फुट ऊंचा था वो, और गोल एवं बेलनाकार था। ठीक है, तो उसी पर ये हम्मुराबी की जो विधि संहिता है, इसके नियम कानून सब लिखे हुए पाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यताएं और थी ना, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि बेबीलोनिया की सभ्यता क्या है। तो ये है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। चलिए देख लेते हैं क्या है। बेबीलोन अकादियन साम्राज्य की राजधानी थी। बेबीलोन जो थी ना, अकादियन साम्राज्य था एक, उसकी राजधानी थी। अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर राज्य पर अपना अधिकार कर बेबीलोन शहर को अपनी राजधानी बना लिया। क्या था? बेबीलोन जो थी ना, अकादियन साम्राज्य की राजधानी थी। अरब का जो रेगिस्तान है, वहाँ पर घुमक्कड़ लोग, जो घुमक्कड़ प्रजातियाँ होती हैं ना, जो घूमती रहती हैं इधर उधर, खाना बदोश जीवन जीती हैं। खाना बदोश से मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई इनका एक स्टेबल स्थान नहीं होता रहने का। तो वही बताया जा रहा, अरब के रेगिस्तान के जो घुमक्कड़ लोग थे, उन्होंने करीब करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर जो राज्य था उस पर अपना अधिकार कर लिया, और जो बेबीलोन नामक शहर था उसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इसी कारण से जब बेबीलोन को अपनी राजधानी बना लिया, तो इसी कारण जब उनकी राजधानी का नाम बेबीलोन था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेबीलोनिया की सभ्यता। ठीक है, 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी बेबीलोन का शासक रहा। ठीक है, जो हम्मुराबी था, जिसकी अभी विधि संहिता पढ़ी थी, देखी थी हम लोगों ने, तो वो जो था वह बेबीलोन का शासक था। ठीक, और ये कौन था? ये भी उन घुमक्कड़ लोगों में से ही एक था, जो 2000 ईसा पूर्व जो लोग थे। कहाँ के लोग थे? अरब के रेगिस्तान के जो लोग आए थे सुमेर राज्य पर, उन्होंने अपना अधिकार करके बेबीलोन को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक,
उन्हीं में से एक व्यक्ति था हम्मुराबी, जो यहाँ का शासक बना। ठीक, चलिए। बेबीलोन अकादियन साम्राज्य की राजधानी थी। अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर राज्य पर अपना अधिकार कर बेबीलोन शहर को अपनी राजधानी बना लिया। इसी कारण इस सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता कहा गया। 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी बेबीलोन का शासक रहा। ठीक, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेर की सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी, जो आज इराक है। ठीक है, आज क्या है? इराक है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जो सुमेरिया की सभ्यता है, यह भी सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं रही हैं दुनिया में, उनमें सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक, सुमेरियन समुदाय एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर राज्य थे और एक पुजारी द्वारा शासित थे। ठीक है, क्या था? एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर था जो था ये सुमेरिया, और एक पुजारी था मंदिर का, उसी मंदिर का एक पुजारी था, उसके द्वारा ये प्रदेश में यहाँ पर शासन किया जाता था, यानी कि शासित थे उसी के द्वारा। इस सभ्यता की राजधानी सुमेर थी, इसलिए इसका भी नाम सुमेरिया पड़ गया, सुमेरिया की सभ्यता पड़ गया। ठीक, तो क्या है सुमेरिया की सभ्यता? सुमेर की सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया में विकसित हुई, जो आज इराक है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सुमेरियन समुदाय एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर राज्य थे और एक पुजारी द्वारा शासित थे। इस सभ्यता की राजधानी सुमेर थी, इसलिए इसका नाम सुमेरिया की सभ्यता रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं असीरिया की सभ्यता। असीरियन सिविलाइजेशन। हम्मुराबी की मृत्यु के उपरांत बेबीलोनिया का साम्राज्य कमज़ोर हो गया। जब हम्मुराबी मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या हुआ? बेबीलोनिया का जो साम्राज्य था वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि शासक ही नहीं रहा तो कमज़ोर हो गया राज्य। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? असीरिया के लोगों ने बेबीलोन के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बेबीलोन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। जब हम्मुराबी की मृत्यु हो गई तो बेबीलोन की जो सभ्यता, जो बेबीलोनिया का साम्राज्य था, वह कमज़ोर हो गया, और जब वह कमज़ोर हुआ तो सुमेरिया के जो लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया बेबीलोन पर। ठीक है, बेबीलोन पर अटैक कर दिया और अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना अधिकार कर लिया। ठीक, असीरिया के लोग किसी बाहरी जाति या समूह से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे मेसोपोटामिया के ही रहने वाले थे। अब इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो असीरिया के लोग आए थे वह कहीं बाहर से नहीं आए थे, किसी दूसरे स्थान से, दूसरी जगह से, दूसरे राज्य से नहीं आए थे। वह जो है मेसोपोटामिया में ही रहने वाले थे। ठीक है, ये लोग असुर नामक नगर के थे, इसलिए ये असीरियन कहलाए। ये जिस नगर से आए थे उसका नाम था अशुर, इसीलिए इसको कहते हैं असीरिया की सभ्यता। चलिए मिस्र की सभ्यता देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। इसके उत्तर में भूमध्य सागर। अच्छा, मिस्र की सभ्यता आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर तथा सिनाई का मरुस्थल। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता थी उसका विकास जो है नील नदी के किनारे हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो आपको सिंपली बता देना है नील नदी के किनारे हुआ। ठीक, और जो इसके उत्तर में मिस्र की जो सभ्यता है, इसके उत्तर में जो था भूमध्य सागर था, पूर्व में लाल सागर और सिनाई का मरुस्थल था, दक्षिण में सहारा का मरुस्थल और पश्चिम में घने जंगल हैं। ठीक,
जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वह अपने साथ उपजाऊ एवं उर्वरक मिट्टी की एक तह छोड़ जाती थी। ठीक, देखिए जब नील नदी में मान लीजिए बाढ़ आ जाती थी, तो बाढ़ जब आती थी तो बाढ़ के साथ में जो पानी आता था वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ले आती थी। पानी के साथ में उपजाऊ मिट्टी और उर्वरक बह के आ जाते थे साथ में। ठीक है, और जब वह पानी वापस लौटता था नदी में तो एक तह छूट जाती थी उस मिट्टी की, उर्वरक मिट्टी, उस मिट्टी की और उपजाऊ मिट्टी जो थी उसकी और उर्वरकों की एक तह छूट जाती थी और पानी वापस लौट जाता था। ठीक है, यही कारण है कि इस नदी के किनारे मानवीय सभ्यता फली फूली। अब देखिए, पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी बहकर आ जाती थी और उर्वरक बहकर आ जाते थे, तो जो खेती की जाती थी उसमें दुगना लाभ होता था। मान लीजिए आपको अगर 50% लाभ होने को है तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाता था, नहीं 99% हो जाता था लाभ, ये मान लीजिए, क्योंकि जो पानी आता था वो अपने साथ बहुत उर्वरक बहाकर ले आता था और उपजाऊ मिट्टी को लेके आता था, जिससे कि फसलें अच्छी होती थीं। ठीक, यदि नील नदी नहीं होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। अब देखिए, नील नदी जो थी ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है मिस्र को नील नदी का, क्योंकि अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र का जितना भी एरिया था वह सब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, इसीलिए नील नदी को वरदान कहा जाता है मिस्र का। चलिए एक बार देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर तथा सिनाई का मरुस्थल, दक्षिण में सहारा का मरुस्थल तथा पश्चिम में घने जंगल हैं। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वह अपने साथ उपजाऊ एवं उर्वरक मिट्टी की एक तह छोड़ जाती थी। यही कारण है कि इस नदी के किनारे मानवीय सभ्यता फली फूली। यदि नील नदी नहीं होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक, पानी के साथ में उपजाऊ और उर्वरक मिट्टी आ जाती थी तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता था खेती में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारी मिस्र की सभ्यता रही है, देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक जीवन कैसा था। मिस्र समाज जो था वह 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक, पहला था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में राजा व राजवंश के व्यक्ति, जैसे राजा का परिवार हो गया, और ठीक है, तो राजवंश के व्यक्ति हो गए वह। सामंत, ठीक है, जमींदार और धनी व्यक्ति आते थे। ठीक है, कौन आता था, राजा, राजवंश के व्यक्ति, सामंत, जमींदार और धनी व्यक्ति। अब मध्यम वर्ग में कौन कौन आता था, व्यापारी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी वर्ग आते थे। और जो निम्न वर्ग था उसमें कृषक, मजदूर और निर्धन व्यक्ति आते थे। अब देख लेते हैं। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मातृ सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन से स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थीं। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव तथा त्यौहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। अब इसमें ही आपको नारी का स्थान आ गया समाज में, और जो है मनोरंजन के साधन ये हैं। चलिए शासन व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी। मिस्र के शासन में सम्राट का सर्वोच्च स्थान था। सर्वोच्च स्थान पर कौन होता था, राजा। ठीक, जिसको सम्राट जिसको बोल रहे हैं। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। ठीक है, इनको राजाओं को क्या कहते थे, फराओ। ठीक, यहाँ के जो राजा थे उनको, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा, सम्राट, ठीक है, ये सब चीज़ें बोल देते, संबोधन करते हैं। वहाँ पर जो राजा होता था उसको फराओ बोला जाता था। सम्राट सर्वोच्च सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश होता था। मतलब न्याय का भी जो क्षेत्र था वह सम्राट के ही अंडर आता था, कि यदि किसी ने कोई चोरी वगैरह कर लिया, कोई क्राइम कर दिया, तो उसका न्याय राजा ही करता था, फराओ करता था। ठीक है, चलिए आर्थिक जीवन। कृषि व पशुपालन। मिस्र के लोगों का प्रधान व्यवसाय कृषि था। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी में गेहूँ, मटर, ज्वार,
बाजरा, कपास, जौ, अंगूर तथा जैतून की फसलें उगाई जाती थीं। अब इतनी सारी फसलें होती थीं, क्यों? क्योंकि इतना उपजाऊ क्षेत्र था, किस वजह से? नील नदी के कारण। ठीक है। और क्या है, यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस आदि पशु भी पाले जाते थे। चलिए, अब व्यापार क्या था? मिस्र मुख्य रूप से ईंधन, मशीनरी उपकरण, खाद्य, रसायन और लकड़ी आयात करता था, जबकि अनाज, सोना, लिनन, पपीरस और तैयार माल निर्यात करता था। ठीक है। धार्मिक विश्वास क्या था मिस्र के लोगों का? मिस्र सभ्यता के लोग अनेक देव अच्छा, आपसे ये पूछ लेते हैं, कभी कभी मिस्र के जो पिरामिड हैं वह किसने बनवाए थे? मिस्र के पिरामिड जो थे किसने बनवाए थे? तो आपको बताना है कि फ़राओ, जो मिस्र के राजा जिनको फ़राओ कहते थे, उन्होंने मिस्र के पिरामिड बनवाए। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। चलिए, धार्मिक विश्वास में क्या था? मिस्र सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब इनका भी ये था कि कोई एक देवी देवता को नहीं मानते थे ये लोग, अनेक देवी देवता थे जिन पर इनका धार्मिक विश्वास था। पर इनके कुछ प्रमुख देवता थे। ठीक है, वो सबसे प्रमुख जो देवता थे सूर्य थे। ये विश्वास तो बहुत से देवी देवताओं में रखते थे, लेकिन इनमें जो प्रमुख थे वह सूर्य थे। सूर्य को ये लोग अपनी भाषा में क्या कहते थे? जो मिस्र में जो भाषा बोली जाती थी उसके अनुसार ये लोग सूर्य को रे, रा, होरस आदि नामों से जानते थे, पुकारते थे, रे, रा, होरस। ठीक है। ये लोग पृथ्वी, आकाश और चंद्रमा की भी उपासना करते थे। इनके पिरामिड पुनर्जन्म में इनकी पक्की आस्था के प्रतीक हैं। अब देखिए, इन्होंने जो पिरामिड बनवाते थे, क्या करते थे ये लोग? पिरामिड होते क्या थे अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर अभी बता रही हूँ। देखिए, पिरामिड वो होते जब कोई व्यक्ति मर जाता था, मान लीजिए, ठीक, तो ये लोग क्या करते थे, उसके पसंदीदा जो सामान होते थे, जो वस्तुएं उसको पसंद थी, उन सब चीज़ों को उस व्यक्ति के साथ रख के उसे दफना देते थे। एक ताबूत वगैरह होता था, उसमें रख के दफना देते थे। ठीक है। चलिए, तो धार्मिक विश्वास जो था वह था मिस्र सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता सूर्य थे। सूर्य को रे, रा, होरस आदि नामों से जाना जाता है। ये लोग पृथ्वी, आकाश और सूर्य की भी उपासना करते थे। इनके पिरामिड पुनर्जन्म में इनकी पक्की आस्था के प्रतीक थे। देखिए, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सूर्य को किन किन नामों से ये लोग जानते थे, तो आपको लिखना है रे, रा, होरस। चलिए, अब देख लेते हैं मिस्र के पिरामिड, इजिप्टियन पिरामिड्स। मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिरामिडों का देश किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र को। किसको कहते हैं? मिस्र को क्या कहते हैं? पिरामिडों का देश। मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के तत्कालीन राजाओं का सब सुरक्षित रखा गया। ठीक है। इस सभ्यता के निवासी मृतकों के शवों पर औषधियों का लेप लगाकर, अच्छा, औषधियाँ में क्या होती थी? मान लीजिए नाइट्रोजन नामक पदार्थ होता था। ठीक है। तो हमारे मिस्र के जो पिरामिड हैं उसमें औषधियों का लेप, ये आप लोग एक चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अभी दिखा रही हूँ आपको लिख के, ये नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन नहीं लिखना है, आपको लिखना है नाइट्रॉन। ठीक है, नाइट्रॉन, NATRON। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो लिखा है आपका नाइट्रोजन, एक मिनट रुकिएगा, अभी मैं आपको क्लियर बिल्कुल दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो नाइट्रोजन लिखा है इसको काट दीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है?
आपको लिखना है नाइट्रॉन, NATRON। ये आपका आर है, ऐसे नाइट्रॉन, ये आर। फिर से रुकिए, क्लियर बिल्कुल लिखूँ, NAT, अब क्या है आपका RON, क्या है नाइट्रॉन। ठीक है, ये नाइट्रोजन नामक पदार्थ नहीं है, नाइट्रॉन नामक पदार्थ। नाइट्रॉन क्या होता था? टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का एक प्रकार होता था। ठीक है, एक प्रकार का नमक होता था नाइट्रॉन, जिसको ये लोग डेड बॉडीज़ पर लगा दिया करते थे बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन न लिख के नाइट्रॉन लिखिएगा। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर नाइट्रॉन लिखें, नाइट्रोजन नहीं। चलिए देख लेते हैं। मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के तत्कालीन राजाओं का सब सुरक्षित रखा गया। इस सभ्यता के निवासी मृतकों के शवों पर औषधियों का लेप, औषधियाँ कौन सी होती थी? अभी मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रॉन, NATRON, नाइट्रॉन। ठीक है, नाइट्रॉन नामक पदार्थ का लेप लगाते थे। ठीक है, शवों पर औषधियों का लेप लगाकर बढ़िया कपड़ों में लपेटते थे। ठीक, जिससे ये सब सैकड़ों वर्षों तक सड़ते नहीं थे। इस प्रकार सुरक्षित शवों को ममी कहा जाता था। ठीक, सबको उसकी सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ एक संदूक या ताबूत में बंद कर पिरामिड में दफना दिया जाता था। मिस्र में गिज़ा का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है, गिज़ा का पिरामिड। ठीक है, जो गिज़ा का पिरामिड है सबसे बड़ा पिरामिड है। अब देखिए फिर से एक बार, मिस्र के जो पिरामिड होते थे उसमें क्या होता था? जो तत्कालीन राजा होते थे, जैसे मान लीजिए राजा है मिस्र का, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो सामान्यतः लोग ये करते हैं कि उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो किसी प्रकार से कर सकते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिस्र के लोग थे ये थोड़ा अलग किया करते थे चीज़ें। लोग पिरामिड बना दिया करते थे। कैसे? जो मर गया था राजा, उसके शरीर पर नाइट्रॉन का लेप लगाते थे। ठीक, लेप लगाते थे। फिर क्या करते थे? अच्छे साफ़ सुथरे, नाइट्रॉन एक प्रकार का नमक हुआ करता था। फिर क्या करते? सबको सुखा लेते थे। इस पूरी प्रोसेस में करीब 70 दिन लगते थे। ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसमें इस प्रोसेस में क्या करते थे? नाइट्रॉन लगा कर के बॉडी पे उनके बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लेते थे, अंदर के हार्ट छोड़ देते थे, मतलब दिल बस छोड़ देते थे। ठीक है, शरीर में तो ये लोग क्या करते थे? शरीर के अंदर सिर्फ हमारा हृदय छोड़ देते थे। मस्तिष्क हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, ये सब चीज़ें निकाल लेते थे बॉडी में। कैसे निकालते थे? नाइट्रॉन नामक पदार्थ लगा देते थे बॉडी पे और बॉडी के पार्ट्स जो थे अंदर से निकाल लेते थे, बस हृदय छोड़ देते थे। अब ये कुछ मानना होगा इनका भी कि हृदय से कनेक्टेड रहते होंगे कुछ ये लोग भी, इन लोगों का भी मानना होगा। तो इस वजह से शरीर में जो है हृदय छोड़ देते थे, बाकी पार्ट्स निकाल लेते थे। और करीब 70 दिन की प्रोसेस होती थी मम्मी बनाने की। ये लोग शव को सुखा लेते थे और सुखाने के बाद क्या करते थे? साफ़ सुथरे सुंदर और नए वस्त्रों में सबको लपेट देते थे। ठीक है, फिर लपेटने के बाद क्या करते थे ये लोग? एक प्रकार मतलब संदूक या ताबूत, ठीक है, संदूक या ताबूत जैसी कुछ चीज़ें होती थी, उसमें ये लोग बंद कर देते थे। ठीक, बंद करके क्या करते थे? फिर दफनाते थे। ठीक है, बंद करके रखते थे। फिर इसको हम लोग मम्मी कहते थे। फिर उसके ऊपर क्या करते थे? पिरामिडों में दफना दिया जाता। फिर ये लोग कहीं फिर पिरामिड बनाते थे उस पर। तो इस प्रकार से आवश्यक सभी वस्तुएं जो भी उस व्यक्ति को पसंद रहती थी वो सब चीज़ें साथ में रख के उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते थे, हृदय को शरीर में छोड़ देते थे। 70 दिन की प्रोसेस होती थी लगभग। ठीक है, शरीर को सुखा के एक ताबूत के अंदर बंद करके पिरामिड में दफना देते थे। ये थी प्रक्रिया। मिस्र के जो पिरामिड थे तो उसमें जो मम्मी बनाने की प्रक्रिया थी वो यह थी। चलिए फिर से एक बार बता रही हूँ आपको, ये नाइट्रोजन की जगह नाइट्रॉन कर लीजिएगा, NATRON। नाइट्रोजन नामक पदार्थ नहीं है, नाइट्रॉन नामक पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, सबसे बड़ा जो पिरामिड है वह गिज़ा का पिरामिड है, ये बात ध्यान रखिएगा। मिस्र में गिज़ा का महान पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है। अब देख लेते हैं गिज़ा का पिरामिड। अच्छा, 2019 और 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गिज़ा के पिरामिड के बारे में बताइए, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। फ़िरौन खुफू, ठीक है, फ़िरौन खुफू गिज़ा के पिरामिड बनवाने वाले पहले मिस्र के राजा थे। कौन थे? फ़िरौन खुफू। क्या नाम था इनका? फ़िरौन खुफू गिज़ा में पिरामिड बनवाने वाले मिस्र के पहले राजा थे। तो वह पहला राजा था जिसने मिस्र में पिरामिड बनवाया था, ठीक है, गिज़ा में। वो कौन था? फ़िरौन खुफू। ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, ठीक है। दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक है गिज़ा का पिरामिड। अब कहा जाता है कि काल चक्र भी इसे ख़त्म नहीं कर सका, ठीक, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, उस तब तक बहुत सी आपदाएं भी आईं, परंतु गिज़ा का जो पिरामिड है वह ख़त्म नहीं हुआ, ठीक। गिज़ा का पिरामिड 23 लाख कठोर पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। कितने? 23 लाख ठोस पत्थर, ठीक। जो 23 लाख बहुत ही मजबूत किस्म के पत्थर रहे होंगे, इसलिए तो इसको काल प्रवाह भी ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है। 23 लाख पत्थर लगे हैं किसको? गिज़ा के पिरामिड को बनवाने में। पत्थरों की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। चलिए, गिज़ा के महान पिरामिड की मूल ऊंचाई 146.7 मीटर यानी कि 481.8 फीट थी, लेकिन क्षरण और आवरण पत्थरों, ठीक है, क्षरण हो गया, पहले इसकी जो ऊंचाई थी, मूल ऊंचाई, वो 146.7 मीटर थी, लेकिन जब क्षरण हो गया, ठीक, तब अब ये 137 मीटर है, ठीक है, कम हो गई है क्षरण की वजह से। तो क्या है? लेकिन क्षरण और आवरण पत्थरों के हटने के कारण अब 137 मीटर यानी कि 449 फीट तक कम हो गई है। गिज़ा का पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 13 एकड़ में, ठीक है। यह पिरामिड का आधार है, जो एक वर्ग है। ये जो 13 एकड़ है आधार है ये पिरामिड का, ठीक है, जो वर्ग के रूप में है, ठीक है, वर्ग के रूप में है, जिसकी प्रत्येक भुजा 230 मीटर की है। प्रत्येक भुजा, एक तो वर्ग के रूप में है ये, ठीक, और प्रत्येक जो भुजा है वो 130 मीटर की है। 4300 वर्षों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। कितने? 4000 यानी कि 300, ठीक है। तो 4300 वर्षों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं चीन की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। चीन की सभ्यता का विकास हुआंगो तथा यांगसिटी क्यांग नदियों के नाम बहुत मतलब ऐसे हैं कि आप लोग को नए नए कुछ लग रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको मालूम है, जिनको नहीं पता है वो लोग भी ध्यान से देखें। तो 2 नदियाँ थीं जिनके किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ, हुआंगो और यांगसिटी क्यांग, ठीक है। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अब देखिए, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता था, लेकिन चीनी सभ्यता में जो हुआंगो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शोक? क्योंकि इसके अंदर अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है और बाढ़ के समय ये अपना रास्ता बदल देती है, जिससे भारी नुकसान होता है और लोगों की जान जाती है। अब देखिए, वैसे तो ये नदी किसी और दिशा में बह रही है, लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है ना, तो इसका रास्ता जो है परिवर्तित कर देती है, परिवर्तन कर लेती है अपने रास्ते में, ठीक है, रास्ता बदल देती है। और उस साइड को शायद ये बहती रही, ये उस तरफ को बहती हो सकता है कि जिधर जनजीवन ज़्यादा व्यवस्थित हो, लोग रहते हों अधिक मात्रा में, और जो है फसलें, मतलब जो भी है व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित शैली में लोग जीवन जी रहे हैं। तब जो बाढ़ आती है इस नदी में, तो ये अपना जो दिशा परिवर्तित कर लेती है उधर ही, जिस कारण से बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है फसलों का और लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए इस नदी को शोक कहा जाता है चीन का, ठीक है। हुआंगो को चीन का शोक कहा जाता है।
अब देख लेते हैं चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो इनका जो सामाजिक जीवन है वह 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा वर्ग था व्यापारी वर्ग, तीसरा वर्ग था कारीगर एवं कलाकार वर्ग, चौथा वर्ग था कृषक एवं मजदूर। चलिए, सांस्कृतिक जीवन। चीन में भवन निर्माण, मूर्ति कला का समुचित विकास हुआ। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम स्मारक चीन की विशाल दीवार है। यह दीवार विश्व के महान आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। ठीक, जो विश्व के महान आश्चर्य हैं उसमें से चीन की जो दीवार है वह एक मानी जाती है। चलिए, धार्मिक जीवन क्या है? चीनी लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे। वे संगति कहते थे, जिसे वे संगति कहते थे। अब चीनी लोग जो हैं वह सर्वोच्च शक्ति मानते थे किसी को, उसको ये संगति कहते थे और संगति की ही पूजा करते थे ये, क्योंकि इनका मानना था कि जो संगति है वह सर्वोच्च शक्ति है। ठीक, संगति का अर्थ है स्वर्ग का देवता। ठीक, स्वर्ग का देवता संगति का अर्थ है। आर्थिक जीवन देख लेते हैं। चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चीन के लोग भारत, इराक एवं रोम आदि दूसरे राष्ट्रों के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक, विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान का विकास। चीन में कागज व छपाई का आविष्कार हुआ। अच्छा, कागज का आविष्कार हुआ चीन में, लेकिन किया किसने? ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं मैं कि जो कागज का आविष्कार है वो तसाई लून ने किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का विकास। चीन में कागज व छपाई का आविष्कार इसी काल में हुआ। भूकंप के विषय में पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ और समुद्री कंपास को भी उन्होंने तैयार किया था। जो भूकंप मापने वाला यंत्र है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, वह चीन के ही लोगों ने खोजा है। और जो समुद्री कंपास है जो हमको बताता है रास्ता समुद्र में, उसकी खोज भी चीनी लोगों ने ही की है। अब आपसे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैगोडा क्या होता है। ठीक है, तो पैगोडा जो होता है बौद्ध मंदिर हैं जिनको हम पैगोडा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। तो जो चीनी मंदिर है, बौद्ध मंदिर हैं, उनको हम लोग पैगोडा कहा जाता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें, देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता था, तो पैगोडा कहा जाता था। पैगोडा किसे कहा जाता था? तो बौद्ध मंदिरों को कहा जाता था। ठीक है, तो नदी घाटी की जो सभ्यताएं आपका चैप्टर था, चैप्टर 3, वो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ। क्या हो गया है? हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। ठीक, हमारा चैप्टर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है आज, नदी घाटी की सभ्यताएं, और जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप लोग फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सच में, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए हमारे चैनल पर, और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप जब हमें स्ट्रेंथ देंगे तभी हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी और हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे हम लोग भी कि हाँ, कि आप लोग बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बेटर कैसे कर सकें चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।